नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। बात करेंगे ईरान की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन सहमे हुए नजर आ रहे हैं और उनका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर कोरिया के संविधान में उस प्रावधान से दरअसल ये संकेत मिल रहे हैं जिसमें संशोधन के बाद कहा गया है कि अगर किम जोंग उन की हत्या हुई तो तुरंत स्वचालित तरीके से जवाब में परमाणु हमला कर दिया जाएगा। मतलब अगर किसी देश ने किम की हत्या करवाई तो देश को उत्तर कोरिया के परमाणु अटैक का सामना करना पड़ेगा। असल में उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों और अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइलों से पूरी तरीके से लैस है और इसी वजह से उत्तर कोरिया के ऐलान से पड़ोसी देशों में भी खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि किम जोंग उन ने जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन जो संविधान में दर्ज हो गया वो तो होना ही होना है। दरअसल उत्तर कोरिया के संविधान में हाल ही में बदलाव किया गया था और इसे लेकर के पहली बार 7 मई को परमाणु नीति से जुड़े बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि किम जोंग को डर है कि अमेरिका ऐसे ही हमले में उनकी हत्या कर सकता है, इसीलिए उन्होंने परमाणु बम का कार्ड खेला है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के संविधान के परमाणु नीति के आर्टिकल 3 में यह कहा गया है कि दुश्मन सेना के हमले से अगर देश के परमाणु बलों के कमांड एंड कंट्रोल पर खतरा आता है तो परमाणु हमले को स्वचालित और तत्काल अंजाम दे दिया जाएगा। उत्तर कोरिया के इस ऐलान के बाद अब किम जोंग उन और उनके करीबी लोगों की हत्या करना आसान नहीं होगा। असल में अमेरिका और इजरायल ने भीषण हमले करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को उनके घर में ही मार दिया था और इसके बाद से ही उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उनकी हत्या कर दी जाती है तो उनके हत्यारों को आखिरकार कैसे जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां की सुरक्षा व्यवस्था को भेदना शायद ही किसी देश के बस की बात हो, क्योंकि उत्तर कोरिया की सीमाएं बंद है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है और बहुत ही कम लोगों को उत्तर कोरिया में प्रवेश की अनुमति मिलती है। ऐसे में देश के अंदर खुफिया सूचना को एकत्र करना बेहद मुश्किल है। उत्तर कोरिया ने यह संवैधानिक प्रावधान ऐसे समय पर किया जब उसने हाल ही में अपनी दक्षिणी सीमा पर एक नई तरह की घातक तोप को तैनात किया और इस कदम से दक्षिण कोरिया की राजधानी अब उत्तर कोरिया के सीधे फायरिंग रेंज में आ गई है। इतना ही नहीं, किम जोंग उन लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे दक्षिण कोरिया को डराया जा सके। किम जोंग उन ने हाल ही में अपने नए हथियार के उत्पादन को देखते हुए वो वहां पर परीक्षण में शामिल होते हुए नजर आए थे, जिसकी रेंज करीब 60 किलोमीटर तक बताई गई। अब उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया यह भी बताती है कि यह एक 155 mm की स्वचालित तोप है। किम ने कहा कि तोप को लेकर के ये जमीनी अभियान में हमारी सेना को काफी बदलाव और बढ़त देगा। दक्षिण कोरिया कई बार शांति की बात कर चुका है, लेकिन उत्तर कोरिया उसे अभी भी अपना मुख्य दुश्मन मानता है। अब आपको किम के पास कितने परमाणु बम हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने संविधान से दक्षिण कोरिया के एकीकरण शब्द को हटाया। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया को 1940 के दशक के बाद पहली बार एक अलग देश के रूप में पेश किया है और ताजा अनुमान यह कहता है कि उत्तर कोरिया के पास कम से कम 50 परमाणु बम है। उत्तर कोरिया के पास इतना रेडियोधर्मी पदार्थ है जिससे वो 70 से 90 परमाणु बम आसानी से बना सकता है। अनुमान यह भी कि उत्तर कोरिया ने 30 से 60 परमाणु बमों को तैनात कर रखा है और अपना जखीरा बढ़ाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु बमों का संरक्षण देते हुए भी दिखाया था। उसने यूएन की एक मीटिंग में यह साफ कर दिया था कि वो एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को मानने के लिए बाध्य नहीं। असल में जो एनपीटी है वो 1970 में लागू हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका मुख्य उद्देश्य है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। इसके नियम भी काफी आसान थे। जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है वे उन्हें नहीं बनाएंगे और जिनके पास है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत भी उसमें, वो इन्हें खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। एनपीटी में यह कहा गया। वहीं उत्तर कोरिया ने 1985 में इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि अमेरिका से मिल रही चुनौती के बाद उसने इस ट्रीटी से खुद को अलग भी कर लिया और अब यह साफ कर दिया है कि वो एनपीटी के नियम को नहीं मानेगा। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के संविधान में परमाणु नीति को लेकर के किया गया बदलाव इस बात का संकेत है कि तानाशाह किम अब किसी भी देश के परमाणु क्षमता के सामने नतमस्तक तो कतई नहीं होंगे। अब इसी मुद्दे पर
चर्चा करेंगे एक विशेष पैनल के साथ, लेकिन उसके पहले एक सवाल ये कि क्या उत्तर कोरिया की परमाणु नीति में संशोधन करना दुनिया के लिए खतरा साबित होगा? क्योंकि किम जोंग उन अपने शब्दों के लिए जाने जाते हैं और इस परिवर्तन के लिए भी जाने जाएंगे, लेकिन उसके पहले उत्तर कोरिया को भेदना नामुमकिन है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों की जानकार, और निपुण आलम बयान, विदेश मामलों की जानकार। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय कि ये जो परिवर्तन हुआ है उत्तर कोरिया के संविधान में, इसे दुनिया किस तरीके से देखे और किस तरीके से समझे? देखिए मीनाक्षी, ये नॉर्थ कोरिया एक प्लेन एनालिसिस की जाए तो एक रोग स्टेट है। उनका दुनिया से जो लिंक है, जिन विंडोज के थ्रू वो जुड़ते हैं दुनिया से या इंटरनेशनल बॉडी से, वो ओपेक हैं, अपारदर्शी हैं। उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है, नॉन रिकॉर्ड, वैसे तो पता ही नहीं है कि वो अंदर किस तरह का ह्यूमन राइट्स है वहां पे। तो इस बैकग्राउंड के साथ अगर हम इस नए आदेश को, जिसको कि अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि ये आदेश पहले से थे, इनको संविधान में अभी डाला गया है। अदरवाइज ये आदेश पहले से थे कि अगर नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग पे हमला होता है, उनके सुप्रीम लीडर पे, तो दे रहे हैं कि खुमैनी साहब के हमले से इंट्री क्या करेगी। तो इन्होंने ये आदेश अपने संविधान में डाला है एज अ डेटरेंट, ताकि अगर कभी भी कोई देश ये सोचता है कि किम को एलिमिनेट कर दिया जाए या टॉप लीडरशिप को मार दिया जाए नॉर्थ कोरिया के, तो उनको ये डेटरेंस के तौर पे देखना चाहिए कि इसका मतलब होगा ऑटोमेटिक रिटेलिएटरी एटॉमिक अटैक, जो कि अपने आप में एक मेजर धमकी है दुनिया के उन सारे देशों के लिए जो कभी भी नॉर्थ कोरिया को गुड लाइट में नहीं लेते थे, और उनको ये लगता था कि अगर ईरान के ही तर्ज पे नॉर्थ कोरिया में भी ह्यूमन राइट्स के बहुत एक्सेसिव वायलेशंस हो रहे हैं पिछले 20, 30, 40 सालों से, तो उसके लिए भी इंटरनेशनल बॉडीज को कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिक्टेटोरियल है, सेंटर्ड लीडरशिप है। सिर्फ किम ही है जो कुछ भी है, वही लॉ है, वही सिस्टम है नॉर्थ कोरिया में, और उन्होंने ये आदेश दिया है। लेकिन क्या ये मीनाक्षी बहुत रेलिवेंट है? नॉट रियली, क्योंकि अगर किसी भी ऐसे अटैक में नहीं, किम ऐसे को तो टेक सर डाउन कर दिया करके जाता है, तो उसके बाद तो वो नॉन एग्जिस्टेंट, वो नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसे तो फिर कोई भी जो कल के की दिन होता है अपने न्यूक्लियर, संविधान में इस तरीके से परिवर्तन कर सकता है। यानी हर चीज का एक उपचार होता है। अगर आयतुल्लाह अली खामनेई मार दिए गए उनके घर में ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से, तो उन्होंने भी अपने तरीके से उन देशों का उपचार किया है। अब मेजर मोहम्मद अली शाह अगर यही पाकिस्तान कह दे, यही भारत कह दे, फ्रांस कह दे, ब्रिटेन कह दे, यानी जो भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वो ये कह दे कि अगर हमारे यहाँ पर किसी की हत्या की गई, किसी देश की तरफ से की गई, हमारे तरफ किसी ने आक्रमण किया, तो हम परमाणु युद्ध छेड़ देंगे, तो ऐसे तो हर देश को मनमानी का भी एक तरीका अपनाने का रास्ता मिल जाएगा। जी, आपका बड़ा सवाल है मीनाक्षी। देखिए, इससे डर जाया होता है कि हालांकि किम जोंग उन बहुत डरे हुए हैं, इनको डर सता रहा है कि ऐसा हो सकता है, अगर ईरान में हो गया तो यहाँ पर भी हो सकता है। अब देखिए, जो 15 सुप्रीम पीपल्स असेंबली थी, 15 सुप्रीम पीपल्स असेंबली, तो इनके प्योंगयांग में, इनके कैपिटल में, उसका आर्टिकल 3 नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर पॉलिसी का वो रिवाइज हुआ था। आर्टिकल 3 न्यूक्लियर पॉलिसी का ये रिवाइज हुआ, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि इसे डर दिखाता है, क्योंकि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी का इस तरीके से असैसिनेशन हुआ, मुश्तबा खमेनी वहां पर पावर में आए। अब इससे ये साफ दर्शाता है कि नॉर्थ कोरिया भी को लग रहा है एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खतरे में है और खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। तो ये बेसिकली इससे, और जो नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री है वो लॉयल रह रही है बिल्कुल किम डायनेस्टी के लिए, और वो बिल्कुल वो न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर देंगे अगर किम जोंग उनको कुछ होता है, उनके दुश्मन अगर उनको असैसिनेट करते हैं, उनको मारते हैं, तो उनकी मिलिट्री डायरेक्टली अटैक लॉन्च कर देगी, और ये परमाणु अटैक में झिझकेंगे नहीं, दे विल नॉट हेजिटेट, वो कर देंगे। तो बिल्कुल इसमें साफ ये है कि भी सर, जो आपने जो बात सवाल किया, अगर ये हिंदुस्तान या अगर कोई और देश में करता तो मतलब देखिए, ऐसी नौबत, पहली बात तो ऐसी नौबत आती ही नहीं,
कि हिंदुस्तान कोई ऐसा स्टेटमेंट दे या कोई और देश स्टेटमेंट दे। पहली बात तो इससे कोई नौबत आती नहीं। दूसरी बात, इससे साफ डर दर्शा रहे हो कि किसी भी टाइम उनके ऊपर हमला हो सकता है। अगर आयतुल्ला अली खामनेई मार दिए गए उनके घर में ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से, तो उन्होंने भी अपने तरीके से उन देशों का उपचार किया है। अब मेजर मोहम्मद अली शाह अगर यही पाकिस्तान कह दे, यही भारत कह दे, फ्रांस कह दे, ब्रिटेन कह दे, यानी जो भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वो ये कह दे कि अगर हमारे यहाँ पर किसी की हत्या की गई, किसी देश की तरफ से की गई, हमारे तरफ किसी ने आक्रमण किया, तो हम परमाणु युद्ध छेड़ देंगे, तो ऐसे तो हर देश को मनमानी का भी एक तरीका अपनाने का रास्ता मिल जाएगा। जी, आपका बड़ा सवाल है मीनाक्षी। देखिए, इससे डर जाया होता है कि हालांकि किम जोंग उन बहुत डरे हुए हैं, इनको डर सता रहा है कि ऐसा हो सकता है, अगर ईरान में हो गया तो यहाँ पर भी हो सकता है। अब देखिए, जो 15 सुप्रीम पीपल्स असेंबली थी, 15 सुप्रीम पीपल्स असेंबली इनके प्योंगयांग में, के कैपिटल में, उसका आर्टिकल 3 नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर पॉलिसी का वो रिवाइज हुआ था। आर्टिकल 3 न्यूक्लियर पॉलिसी का ये रिवाइज हुआ, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि इसे डर दिखाता है, क्योंकि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी का इस तरीके से असैसिनेशन हुआ, मुश्तबा खमेनी वहां पर पावर में आए। अब इससे ये साफ दर्शाता है कि नॉर्थ कोरिया वे वो लग रहा है द एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खतरे में है और खतरे की घंटी कभी भी बढ़ सकती है। तो ये बेसिकली इससे, और जो नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री है वो लॉयल रह रही है बिल्कुल किम डायनेस्टी के लिए, और वो बिल्कुल वो न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर देंगे अगर किम जोंग उनको कुछ होता है, उनके दुश्मन अगर उनको असैसिनेट करते हैं, उनको मारते हैं, तो उनकी मिलिट्री डायरेक्टली अटैक लॉन्च कर देगी, और ये परमाणु अटैक में झिझकेंगे नहीं, दे विल नॉट हेजिटेट, वो कर देंगे। तो बिल्कुल इसमें साफ ये है कि भाई जो आपने जो बात सवाल किया, अगर ये हिंदुस्तान या अगर कोई और देश में करता तो मतलब देखिए, ऐसी नौबत, पहली बात तो ऐसी नौबत आती ही नहीं कि हिंदुस्तान कोई ऐसा स्टेटमेंट दे या कोई और देश स्टेटमेंट दे। पहली बात तो ऐसी कोई नौबत आती नहीं। दूसरी बात, इससे साफ डर दर्शा रहे हो कि किसी भी टाइम उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं डॉक्टर अजताब जी। अब इससे जरा ये बताइएगा कि एशिया में किस तरीके से समीकरण सर बदल जाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, एक तो क्लियर है कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में और उसके बाद ईरान में जो बहुत ही आक्रामक कार्रवाई की है, उससे जो सो कॉल्ड हर्मिट किंगडम कहा जाता है नॉर्थ कोरिया को, जो पूरी तरह से आइसोलेशन में रहता है और चुपचाप गुपचुप चीजें करता रहता है, और कोई उसको कहने को तो उसका ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड डेमोक्रेटिक और नथिंग कॉल्ड पीपल्स। ये सारा किम जोंग उन जो कहते हैं वही होता है। इस मामले में डिक्टेटरशिप की अगर चार्ट तैयार की जाए तो शायद वो हिटलर को भी पीछे छोड़ देंगे अभी जो हाल है। वैसे में इनका डर है, और उस डर की वजह से ये सारे चेंजेज हो रहे हैं जो अभी इन्होंने संविधान में चेंज किया है, और संविधान के खास करके जो आर्टिकल 3 में जिसकी बात की हमारे को पैनलिस्ट ने, कि उनको ये डर है कि कहीं हम इस पे अटैक ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका के जो लिस्ट एक बना रखी है, जो 7 या 9 कंट्रीज की, रॉग कंट्रीज जो बिगड़ैल देश हैं, उनकी जो लिस्ट है उसमें नॉर्थ कोरिया का भी नाम है। तो खतरा तो इन पे है, और इसीलिए ये बड़े फूक फूक के कदम भी रखते हैं और अपनी सुरक्षा को और चाक चौबंद करने की इनकी कोशिश है। और निश्चित रूप से इससे जापान, साउथ कोरिया और जो आसपास के देश हैं उनके लिए खतरा बढ़ा है। इनफैक्ट उन्हीं के लिए नहीं, ये अमेरिका तक, चूंकि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे मिसाइल्स भी हैं जो अमेरिका तक को टारगेट कर सकते हैं, तो इसलिए अमेरिका भी इससे कहीं ना कहीं खार खाया हुआ है। और इसीलिए देख लीजिए कि 2018 और 2019 में 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कोशिश की कोरिया से एग्रीमेंट, नॉर्थ कोरिया से एग्रीमेंट करने की। सिंगापुर में एक उनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कुछ बातें हुई कि परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर कोशिश करेंगे, यूनिफिकेशन पर भी बात हुई थी। फिर 2019 में भी मीटिंग की उन्होंने, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और
नॉर्थ कोरिया अपनी आइसोलेशन में चलता चला गया और चीन के साथ अब उसकी ऐसी एक तरह से पैठ हो गई है और दोस्ताना तो पहले से रहा है, तो उसका उसको फायदा मिला है। लेकिन आगे वो कब तक इस तरह से अपने को आइसोलेशन में रख के चलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो वहां की अभी तो परंपरा रही है, किंग जोंग उन के बाद उनकी बेटी शायद आएगी सत्ता में, क्या होगा नहीं होगा आगे कहना मुश्किल है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से वो खतरा उनके लिए खत्म हो गया है। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया यानी कि नो मर्सी न्यूक्लियर पॉलिसी की तरफ जाते जा रहा है। निपुर जी देखिए मीनाक्षी जी, हालांकि मेरे चक्रवर्ती ने सब बता ही दिया। देखिए मैं इस घटना को ऐसे देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी कोई भी अगर हमको राष्ट्रीय या बहुत बड़े चेंज देखने को मिलते हैं तो वो बेवजह नहीं होते, उनकी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। आज ही अभी ही क्यों नॉर्थ कोरिया ने ऐसा स्टेप लिया, ऐसा कदम उठाया? देखिए जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका वॉर चल रहा है, उस वॉर में ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका चाहता है कि ईरान हार स्वीकार करके पीछे हटे। बात ये तक हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका कोई बड़े हमले करने की सोच रहा हो, और हो सकता है कि अमेरिका कुछ इस प्रकार के बॉम्बिंग भी करे जो न्यूक्लियर वेपन ना हो लेकिन उसके समकक्ष हो। तो ईरान के पास तो एटॉमिक वेपन नहीं है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक जो न्यूक्लियर डिफेंस है उसको आगे कर सके। ऐसे में चीन और रशिया उसको सपोर्ट करते हैं और चीन और रशिया डायरेक्ट अमेरिका से सामने आने के लिए तैयार नहीं है, वो बैकग्राउंड के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो चीन का ही एक तरह से कैप्टन है, जैसे जैसे चीन कहता है नॉर्थ कोरिया वैसे करता है। अब नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि एक हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्रेशर टैक्टिक्स का यूज किया है, और मुझे मानता हूं कि वो चीन के कहने पर किया कि फर्स्ट यूज पॉलिसी। क्या लिखा उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर हमारे देश की संप्रभुता, नेतृत्व, शासन व्यवस्था को कोई भी खतरा महसूस होता है या इस प्रकार की कोई परिस्थिति हमारे सामने बनती है तो हम बिना चेतावनी दिए परमाणु भी प्रयोग कर सकते हैं, कि परमाणु हथियार का यूज कर सकते हैं बगैर चैलेंज किए। अब इस प्रकार का जो ये स्टेटमेंट है या इस प्रकार के जो चेंजेस हैं, ये भारत जैसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। इससे एशिया में एक पैनिक फैलेगा और हो सकता है साउथ कोरिया, जापान जैसे देश भी न्यूक्लियर वेपन की बात करना स्टार्ट कर दे। रीजनल जो पावर के अलावा ग्लोबल जो पावर है उनके बीच में पुनः फिर मुझे लग रहा है कि कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है। और जैसे इंटरनेशनल जो हमारे नॉर्म्स है, एनपीटी है, सीपीटी, सीटीबीटी है, मुझे लगता है उनके सामने भी एक अच्छा खासा संकट क्रिएट हो गया है कि आखिर ऐसे देश को संभालने तो संभाले कैसे। अमेरिका हमेशा नॉर्थ कोरिया को एक रोग स्टेट की तरह या एक पैरियर स्टेट की तरह कंसीडर करता है कि रोग स्टेट वो जो केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया वो देश है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि तानाशाही का ही एक चेहरा है, जहां पर एक परिवार या एक व्यक्ति की एरिस्टोक्रेसी चलती है। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया किसी भी स्टेप को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो भी बचा है चाहे उसकी इकोनॉमी हो कुछ भी हो, वो केवल चीन और रशिया की सपोर्ट के वजह बची हुई है। तो ऐसे में अगर चीन कल को नॉर्थ कोरिया को कोई आदेश देता है तो वो नॉर्थ कोरिया उसको टालेगा नहीं और कोई ना कोई स्टेप नॉर्थ कोरिया ले सकता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक चेतावनी का विषय तो है ही, लेकिन मैं इसको मान के चल रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स है, जिसका प्रयोग चीन के द्वारा नॉर्थ कोरिया को सामने कर ईरान के लिए किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर तुरंत परमाणु हमला कर दिया गया तो ये डेड है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जैसा हो जाएगा? ग्रुप कैप्टन आशीष साहब, और सबसे ज्यादा डर तो अगर किसी को लग रहा है इस संविधान में परिवर्तन से तो जापान को लग रहा होगा, साउथ कोरिया को लग रहा होगा। ये मामला सिर्फ 2-3 कंट्रीज के डर का नहीं है, ये मामला ग्लोबल ऑर्डर का है। एक ग्लोबल ऑर्डर या एक यूनिवर्सल लॉ होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि वो जब इस किस्म के हादसे होंगे। देखिए इसमें इन्होंने जो एक चेंज किया है उसमें एक मेजर इशू ये है
कि इन्होंने किसी न्यूक्लियर अटैक का जिक्र नहीं किया कि इनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा। इन्होंने कहा है किसी भी किस्म का हमला अगर नॉर्थ कोरिया के कमांड एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन पे होगा तो ऑटोमेटिक एटॉमिक रिटेलिएशन होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी धमकी है कि अगर आपने एक नॉर्मल भी मिसाइल मार दी प्योंगयांग के ऊपर या इनके महल के ऊपर, जिसपे माना जाए कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है, नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल किम के पास है। और ये जो इन्होंने जो ऑर्डर अपना साइन कर लिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लिखा हुआ है कि इनके कमांड एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन पे कोई हमला होगा, नॉट न्यूक्लियर हमला, कोई हमला तो ऑटोमेटिक रिटेलिएशन होगा न्यूक्लियर। तो ये एक मेजर धमकी है। हालांकि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जैसी टूथलेस संस्थाएं जो पिछले कुछ वर्षों से सिर्फ दबे कुचले देशों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं और जो ऑल माइटी पावरफुल कंट्रीज हैं उनके ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज को सिर्फ देखते रह जाते हैं या एक कागजी कंडेमनेशन। अमेरिका ने आज से कई दशक पहले अपने राष्ट्रपति को लाइसेंस टू किल देकर रखा हुआ है मीनाक्षी, कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट या अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ दुनिया के किसी हिस्से में कोई इंसान या कोई बॉडी कुछ प्लान करती पाई जाएगी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड बाय द सीनेट कि वो अपनी मिलिट्री यूज करके उस बॉडी या उस इंडिविजुअल के खिलाफ किल ऑर्डर्स दे सकते हैं। अगेन इस ऑर्डर पे अमेरिकन ने ही ऑब्जेक्शंस दिए थे, फिर कई ह्यूमन राइट्स वालों ने ऑब्जेक्शन दशकों से चला आ रहा है, फिर उसमें कुछ रिविजन्स हुए कि सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स को ही हम टेक डाउन करेंगे चाहे वो दुनिया के किसी देश में हो। तो ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस कहा जाता है कि हमारे देश की अपनी व्यवस्था है, यहाँ पे कोई अगर अमेरिकन सिटीजन भी कुछ करेगा तो उसके ऊपर अमेरिका अटैक नहीं कर सकता। इट हैज टू बी डन थ्रू अ एक्सचेंज प्रोग्राम, कई सिस्टम्स हैं उसके। तो इस तरह के आदेश दूसरे देशों ने भी कई बार ऐसे जारी किए हैं जिसपे यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडीज को ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। नॉट विथ स्टैंडिंग नॉर्थ कोरिया का जो इतिहास रहा है और जो प्रेजेंट है वो इतना ज्यादा क्वेश्चन में है, उनके आर्म्स डेवलपमेंट, उनके न्यूक्लियर पावर, उनके ह्यूमन राइट्स, उनका अपना कमांड एंड कंट्रोल इतना ज्यादा सेंट्रिक है और ये लीडर इनका इतना एक्सेंट्रिक है, इतना पैरानॉइड है अपनी मृत्यु के बारे में कि उसको इस किस्म के पावर या इस किस्म की धमकी देने पे इंटरनेशनल बॉडीज को इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना, जो कि एक गलत पावर को अमेरिका काउंटर करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं पिछले 2-3 दशकों से, और इसका जो आउटकम होगा वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो द बॉडी शुड कम टुगेदर एंड ट्राई टू चैलेंज दिस कि अगर ये सही है तो इसके बारे में या तो बातचीत की जाए या कोई कार्रवाई की जरूरत हो तो वो की जाए। जी मीनाक्षी। लेकिन ऐसा नहीं लगता मेजर शाह कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से ये अपनी बार बार स्ट्रेटजी चेंज करते रहे या संविधान चेंज करते रहे, सीधे सीधे उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया है, तो बाकी देश भी अपनी स्ट्रेटजी और संविधान में परिवर्तन करना इस हिसाब से शुरू कर देंगे, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर साउथ कोरिया हो या फिर जापान हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, किसी भी देश के संविधान को बदलना है वो जाहिर सी बात है और भी देश उससे मोटिवेट हो जाएंगे। तो आपने बताया सही लिखा है बिल्कुल कि इससे और भी देशों पे प्रभाव पड़ेगा और भी देश देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी बदलना शुरू कर देंगे। और वैसे भी एक करता है सब करता है उसके बाद तो इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि क्यों, हालांकि वो बहुत बड़े डिक्टेटर रह चुके हैं और डिक्टेटर हैं भी, तो मगर इनसे सीधा सीधा बात है कि भी एक खौफ बच जाता है कि अगर ईरान के अंदर सुप्रीमों को मार दिया, ये कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। उनकी सेना फट से छोड़ देगी उनके परमाणु हमले। तो बिल्कुल जी हाँ, और बाकी आपको कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं होगा कि और भी देश इससे फिर प्रभावित हो सकते हैं। जी ऐसा लगता है डॉक्टर अजिताभ जी कि जो ये नया परिवर्तन किया गया है ये उनका डर है या फिर शक्ति प्रदर्शन है दुनिया के सामने? नहीं, देखिए, ये अभी जो इमीडिएट कॉज है वो तो ऑब्वियस है कि इनको डर सताया है। हालांकि संविधान में परिवर्तन की बात 2024 में ही किम जोंग उन ने की थी और उसके बाद से ये चेंजेस हुए हैं। बट उसी संविधान का एक डिफेंस क्लॉज है, उसमें ये भी बात कही गई है कि ये जो नॉर्थ कोरिया इज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट, ये एक उसमें चर्चा, उसमें संविधान में इस वर्ड की को स्पेशली उल्लेखित किया गया है, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डेटरेंस के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए वो परमाणु का विकल्प रखता है। इस तरह की बातें हुई हैं। हालांकि ये सब तो पेपर में होता है,
दूसरी तरफ देख लीजिए, खतरा इससे इन सारे देशों को, अमेरिका तक को है, और जो इसके पड़ोसी देश हैं जापान और दक्षिण कोरिया को तो है ही है। इसीलिए आप देखिए अमेरिका से जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें आज अमेरिका की सबसे ज्यादा अगर नंबर ऑफ सैनिक की बात की जाए तो लगभग 54,000 अमेरिकी सैनिक जापान में तैनात हैं, और लगभग मुझे लगता है 12-15 हजार सैनिक, अमेरिकन सैनिक साउथ कोरिया में भी तैनात हैं, नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा के लिए और एक तरह से कहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी। दूसरी तरफ देखिए जापान और साउथ कोरिया दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये लोग वेपन्स डेवलपमेंट से बचते रहे हैं, अमेरिका पे ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए एग्रीमेंट के तहत भी। लेकिन ऑफ लेट अगर देखा जाए तो जापान ने इसी 1 महीने पहले अनाउंस किया है, और उसने अब अपने वेपन्स को बेचने की और उसको उसकी क्षमता बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। तो अब जापान इन सुरक्षा कारणों से, और नॉर्थ कोरिया जिस तरह से एक रॉग स्टेट जो कह लीजिए कि बिगड़ैल राष्ट्र के रूप में जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, उससे अब जापान और साउथ कोरिया डरे हुए भी हैं और अपनी सुरक्षा के लिए अब खुल के आगे आ रहे हैं, और जो चीजें उन्होंने बंद कर रखी थी सुरक्षा के मामले में, वेपन्स डेवलपमेंट के मामले में, वो अब वो खोल रहे हैं, अब वो प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका से तो उनके जो है वो अपनी जगह एग्रीमेंट है। तो निश्चित रूप से ये नॉर्थ कोरिया का डर भी है, अपने को बचाने के लिए ज्यादा है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। आज देख लीजिए ईरान की क्या हालत हुई है, या फॉर दैट मैटर चाइना भी की भी मजबूरी दिखी है पूरे विश्व को कि किस तरह से अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए चाइना ना ईरान के बचाव के लिए आया और ना वेनेजुएला के लिए आया, जो दोनों देश चाइना के बहुत करीब थे। चाइना उनसे बहुत बड़ा व्यापार भी ले रहा था और तेल सस्ते दामों पे खरीद रहा था। आज चाइना को सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है वेनेजुएला और ईरान के जो हालात हुए उससे। तो निश्चित रूप से चाइना इससे कहीं ना कहीं सशंकित है और खुल के नहीं आ पा रहा है। तो चाइना के भी लिमिटेशंस हैं। ऐसे में ये कहना कि इन सब इस तरह की एक्टिविटी करके संविधान में चेंजेस लाके नॉर्थ कोरिया अपने आप को फुल प्रूफ कर लेगा, ये कोई कहना मुश्किल है। और न्यूक्लियर डिटरेंस तो हो सकता है, लेकिन ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी देगा ऐसा नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल, सवाल यही है निपुण जी कि अगर ये बिना किसी नए आदेश के कभी भी कहीं पर भी हमला करने के लिए तैयार है, तत्पर है, सक्षम है, तो ये दुनिया भर में किस तरीके का बड़ा खतरा लेकर के आएगा? दुनिया कितनी असुरक्षित? देखिए मीनाक्षी जी, अगर हम लोग एटॉमिक प्रोग्राम को देखते हैं या एटॉमिक वेपन को देखते हैं, तो हम लोग हमेशा एक बात यूज करते हैं कि एटॉमिक वेपन का यूज कभी भी कोई भी कंट्री तभी करता है जब वो ये मान लेता है कि मुझको भी खत्म होना है। क्योंकि जब वो किसी कंट्री के ऊपर अटैक करेगा तो उसके ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक होगा, और उस स्थिति में वो देश कितना बचेगा, ये वो देश भी, भाई एक बार आप किसी पे अटैक करेंगे, दूसरा देश आप पे कितनी भारी मात्रा में अटैक करेगा इसका कैलकुलेशन तो उनके पास भी नहीं होगा, और हो सकता है कि आपका वजूद ही समाप्त हो जाए। तो मैं तो हमेशा मानता हूं कि न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कोई भी देश तभी करता है जब वो ये ठान लेगा कि मुझे खत्म होना ही होना है आज की डेट में। क्योंकि 1945 तो नहीं है कि केवल अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन था और किसी के पास नहीं था। हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ, रीजन क्योंकि केवल उसी के पास था। पर आज तो हम देखते हैं अन्य कई कंट्रीज के पास, अन्य कई देशों के पास में है। एक तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जब कोई धमकी देता है, इस प्रकार चेंजेस करता है, तो मैं इसको केवल और केवल एक प्रेशर टैक्टिक्स के लिए या एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह मैं इसको देखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह फैक्ट है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एशिया के अंदर भी, चाहे वो जापान और साउथ कोरिया, सबसे पहला डर तो उन्हीं को और खासतौर से साउथ कोरिया को रहता है कि नॉर्थ कोरिया अगर इस प्रकार के चेंजेस करता है तो साउथ कोरिया का क्या होगा। तो वहां पर इस बात का पैनिक फैलना, या फिर हम कह सकते हैं कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाना है, रीजनल एक न्यूक्लियर वेपन की रेस का होना, ये देख सकते हैं ग्लोबल जो कंट्रीज हैं। क्योंकि अगर आज एक देश इसका यूज करता है तो फिर हर देश के लिए बाध्यता हो जाएगी कि वो भी अपने यहाँ पर क्या करे, न्यूक्लियर वेपन रखे। जब हम नो फर्स्ट यूज कहते हैं तो नो फर्स्ट यूज कहने का मतलब ये हो जाता है
कि जब कोई देश हम पर अटैक करेगा तब हम अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन कंट्री ही किसी पर अटैक कर सकता है, लेकिन ठीक है निपुण जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष शाह जी जरा ये भी बताइएगा कि अगर दुनिया भर में इसी तरीके से धमकियां देनी शुरू कर दी जाए और दूसरी तरफ दूसरे देश ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अपनाना शुरू कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है कि नॉर्थ कोरिया अगर हमला करे उसके पहले ही अमेरिका हमला करे उसके पहले मान लीजिए नॉर्थ कोरिया ही हमला कर दे, तो फिर ऐसे मामले में क्या करेगा नॉर्थ कोरिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के दौरान? हाँ देखिए, तो इसको हम दो अलग अलग हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं मीनाक्षी। एक, कि ये जो अचानक से इन्होंने इंक्लूड किया है, इसके पीछे जैसे पैनलिस्ट बता रहे थे कि इसके पीछे उसका अपना पैरानोया है, उसको अपनी मौत का भय है। और ऐसे में ये ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज अगर पूरी दुनिया में आप थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट असेसमेंट करते हैं तो आपको कुछ 1-2 रोग नेशंस, 3 या 4 प्रॉक्सी जो आर्मीज हैं, और एक आपका नेबर है। यही 4-5 के बारे में ये असेसमेंट किया जाता है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन, चाहे जितने भी छोटी पोटेंसी के हों, 25-50 पाउंड, जैसा कि पड़ोसी लोग कहते हैं कि हम पाव पाव किलो के रखते हैं, इनको नहीं पता इसका रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट, इसका जो डिस्ट्रक्शन है कितना मैसिव है, तो इन लोगों के पास से उसको हटाने की जरूरत होती है। और ये जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, किम की या प्योंगयांग की या नॉर्थ कोरिया की, आप जो भी बोले उसको, ये मेरे हिसाब से तो ये लाइव थ्रेट है पूरे ग्लोब को, लेकिन ये फोकस्ड अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका ने वेनेजुएला में जो एक्ट किया है और उसके बाद ईरान में जो एक्ट किया है, तो कोई भी इस तरह का डिक्टेटर जैसा कि किम है, जिसके पास एक रोग नेशन है, रोग आर्मी है, कोई सिविल ह्यूमन राइट्स नहीं है, उसको तुरंत ये कनेक्ट होगा, थोड़े आईक्यू के भी इश्यूज होंगे इनके, कि अगला टारगेट मैं होऊंगा अमेरिकन फोर्सेस का। तो डेटरेंस के नाम पे एट द सेम टाइम अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एमईडी सिंड्रोम बोलते हैं, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि तुम हमें मारोगे हम तुम्हें मारेंगे, लेट अस बोथ गो टू हेल, सब खत्म हो जाने दो। लेकिन इनको दुनिया से, ह्यूमैनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही इनकी ट्रेनिंग होती है, और ये लीडर तो खास करके ऐसा है। तो ऐसे में ये बहुत पॉसिबल है कि एमओडी सिंड्रोम से ये ग्रस्त हो ये इंसान, और ये कह के कि अमेरिका हमारे ऊपर, हमारे कमांड एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्स के ऊपर अटैक कर सकता था, तो हम प्रीएम्प्टिव न्यूयॉर्क के ऊपर, इनके पास बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी डेवलप किए हुए हैं, ऐसा ही इनका प्रोजेक्शन है। हालांकि अभी इंटरकॉन्टिनेंटल इन्होंने कभी यूज नहीं किए, ओशंस के ऊपर यूज किए। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि इस मुद्दे को फ्लैग करें और फोर्स करें बाय ट्रेड रूट या बाय डिप्लोमेटिक रूट, कि आप बात करें कि इसका क्या रीजन है, कहां से आपने इस तरह का एक ऑर्डर लाया है जो ग्रॉस वायलेशन ऑफ एनी सच रूल्स ऑफ एंगेजमेंट या न्यूक्लियर रूल्स या आईएईए के जो मतलब बाइबल्स हैं, जो क्लॉजेस हैं। न्यूक्लियर एक फिलॉसफी होती है जिसमें आप वेपन, वेपन का कैरियर और वेपन का ट्रिगर, इन तीनों चीजों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। ये जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनको पता होता है कि एक जगह वेपन रखा जाता है, एक जगह उसका कैरियर, चाहे वो मिसाइल हो या फाइटर एयरक्राफ्ट हो, सबमरीन्स हो, और एक जगह उसका कोड होता है जो ट्रिगर बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी आज तक नहीं है कि ये तीनों चीजों को अलग रखते हैं, ताकि अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वॉरियर कैरियर्स के पास मूव कर रहे हैं तो पता चल जाए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी या वो देश जिसको अपने को खतरा, चाहे अमेरिका ही हो, वो कुछ प्रिएम्प्टिव कर पाए। ये इतना क्योटिक और इतना शील्डेड है नॉर्थ कोरिया के लिए कि ये मुद्दा वाइल्ड एंड ओपन है, और अमेरिका को इस पे कोई रिएक्शन या रिस्पांस देना चाहिए अगले 1-2 दिनों में, ताकि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सके और वर्ल्ड कम्युनिटी इस रोग नेशन और इस रोग डिक्टेटर लीडर को रोकने की कोशिश करे। जी मीनाक्षी, लेकिन ऐसा नहीं लगता मेजर अली शाह की यूएन हो या फिर आईएईए हो, ये दोनों ही किसी भी देश को इस पूरे मामले में कंट्रोल करने के लिए असफल साबित होती है? जी देखिए, यूएन की बात करें तो यूएन एक टूथलेस टाइगर है। उसके पास कहने के लिए यूएन, यूनाइटेड नेशंस, लेकिन कोई पावर है नहीं कोई खास, उनकी कोई बात मानता भी नहीं है। और क्यों माने? तो जी हाँ, तो वो चाहते हैं कि लोग उनकी बात माने, कौन नहीं चाहेगा? जैसे क्लास मॉनिटर की तरह, एक क्लास मॉनिटर चाहेगा कि लोग उसकी बात माने, लेकिन अगर लोग बात ही नहीं मान रहे तो क्या करेंगे? कुछ ऐसा लेजिटिमेट कुछ कानूनी तौर तो है नहीं इनके पास। उनका काम है कि भाई तीसरा विश्व युद्ध ना हो बस। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब चाहते हैं कि उनको हिंसा मिले, उनकी बात मानी जाए, लेकिन जब नहीं मानने को तैयार। नॉर्थ कोरिया ने कितनी परमाणु टेस्टिंग करी है, करते गए लगातार, ही अभी भी करते हैं। ये बात थोड़ा आने वाला है।
और बिल्कुल जैसे कि साहिब साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि देखिए, जैसे कि वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठा लिया आपने, अमेरिका ने ईरान की लीडरशिप खत्म कर दी, तो किम जोंग उनको, नॉर्थ कोरिया को 100% ये डर सता रहा है, उन पे हमला हो जाता है तो क्या करेंगे। तो एक प्रिएम्प्टिव मेजर, एक ये मतलब यानी कि हालांकि मीटिंग अप हुई है, लेकिन ये यानी कि पाइपलाइन में इनके माइंड में काफी टाइम से था। और जितनी भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनका यूएस ने उल्लंघन कर रखा है, बहुत से इंटरनेशनल लॉज। नॉर्थ कोरिया भी टीका दिखा रही है, नॉर्थ कोरिया भी कह रही है कि भाई ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल लॉज को उल्लंघन कर सकते हैं हम भी करेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा इसके अंदर। अल्टीमेटली इनकी दादागिरी भी है, अमेरिका की भी, और नॉर्थ कोरिया भी पास नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल मैं दिख रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली इट्स अ फ्रिक्शन, कि आपने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे, आपने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे, उसी बात पे, और ये कहीं पे थमने का नाम नहीं लेगा अपन। जी। लेकिन डॉक्टर अजताब, अगर गलती से मान लीजिए, गलती से अगर किम जोंग उन की मौत हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में भी ये परमाणु अटैक का ही रास्ता सुझाएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से तो अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है और हमारे उस हमले में किम जोंग उनकी मौत हो जाती है, तब जाकर के परमाणु अटैक करना। लेकिन अगर गलती से ये मौत हो जाती है और फिर उसके बाद आप दूसरे देशों पर ये इल्जाम लगा देते हैं कि उन्होंने इस तरीके से स्पाई किया हमारे देश में, उसकी वजह से किम जोंग उनकी मौत हो गई है, तब भी वही हथियार इनके पास रह जाता है। देखिए मीनाक्षी जी, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये जो ऑटोमेटिक परमाणु का जो उपयोग हो जाएगा, ये थ्योरेटिकली कहना बहुत आसान है, लेकिन जब व्यवहारिक में इसका प्रयोग होता है तो कितना मुश्किल है, उसका एग्जाम्पल पाकिस्तान आप देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने जिस तरह से उसकी बाट लगाई पाकिस्तान की, न्यूक्लियर वेपन्स होते हुए, न्यूक्लियर वेपन स्टेट होते हुए पाकिस्तान ने क्या किया। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ परमाणु होने से नहीं हो जाता, आपको उसको चलाने का दम होना चाहिए। और किम की जो दम की बात अगर की जाए तो वो कितने डरे हुए इंसान है, उसका एग्जाम्पल है कि वो ना तो प्लेन से चलते हैं, वो सिर्फ रेल से चलते हैं, ट्रेन से, और दो ही कंट्री जाते हैं, या तो जो उनका बॉर्डर दोनों है, एक तरफ रूस और एक तरफ चीन, उसमें सिर्फ ट्रेन से वो दौरा करते हैं, और ट्रेन के किस बोगी में है, वो आगे वाले हैं पीछे, ये भी नहीं पता रहता। तो इससे समझ लीजिए कि कितना डर है उनमें, और वो दम भरेंगे न्यूक्लियर का, तो ये बड़ी विडंबना लगती है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि इन्होंने, नॉर्थ कोरिया ने 1985 में एनपीटी साइन किया था, 2003 में इन्होंने एनपीटी छोड़ दिया, और उसके बाद से ये क्रमिक विकास जो कहते हैं परमाणु का, वो करने में लगे हुए हैं। चीन ने इनको खुल के सपोर्ट किया है, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज देखिए, वी लिव इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, दुनिया के कनेक्टिविटी से, दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आप अलग थलग रह के इस कनेक्टेड वर्ल्ड में, वायर्ड वर्ल्ड में कितने दिन रह पाएंगे, कब तक रह पाएंगे, और कैसे सरवाइव करेंगे। चाइना जब तक सपोर्ट कर रहा है ठीक है, लेकिन चाइना के भी अपने लिमिटेशंस हैं और अपने उसके इंटरेस्ट भी हैं। आज देखिए, चाइना ने जिस तरह से अपना साम्राज्य पूरे विश्व में फैला रखा है, वो दे कांट अफोर्ड टू हैव अ वार। उन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हर कंट्री में कर रखी है, अमेरिका से अफ्रीका तक आप कह लीजिए, उनके इतने बिजनेस और ट्रेड इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं कि वो कभी नहीं चाहेगा कि वॉर करें, और खुल के आएगा भी नहीं वॉर के लिए। वैसी स्थिति में कोरिया, नॉर्थ कोरिया पे अगर खुदा ना खास्ते कभी कोई अटैक होता है, तो क्या चाइना आएगा? आज वेनेजुएला, ईरान में तो नहीं आया। रूस की अगर बात की जाए तो देख लीजिए, रूस बहुत दम भरता था। 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, 4 साल हो गए, 4 साल से ज्यादा हो गए, और रूस की अभी क्या हालत है। और एक यूक्रेन से तो वो सुलझा नहीं पाया है, विश्व की ठेका लेने के लिए चाइना और रूस कोई भी नहीं आगे आएगा, सारा पहले अपना देखेंगे, और उस मामले में कोरिया। तीसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो असर होता है वो उनको भी असर करेगा, क्योंकि एक छोटा सा देश है कंपैरेटिवली। अगर वो फॉर दैट मैटर अगर साउथ कोरिया पे वो उसका यूज करता है न्यूक्लियर वेपन्स का,
तो उसका कहीं ना कहीं असर, उसकी रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसका असर नॉर्थ कोरिया पे लोगों पे भी पड़ेगा। तो ये कहना बहुत आसान है, डेटरेंस के लिए यस न्यूक्लियर वेपन्स मेक सेंस, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि उसका यूज करें, उसका प्रयोग करें, तो प्रयोग में अपना भी, वो कहते हैं ना भस्मासुर वाली बात है, खुद पे भी खतरा होता है। हाँ, अपने को अब जो सुसाइडल बॉम्बर की बात करते हैं, अपना अगर कोई जान देने के लिए तैयार है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया हर्मिट किंगडम के नाम से भी जानते हैं इसको, तो वो पता नहीं किस तरह की हर्मिटगिरी करेगा, वो देखना होगा। ठीक, अब ये फैसला क्या सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक डर फैलाने के लिए भी लिया जा रहा है निपुण आलम बयान जी, ताकि अगर कोई देश सोच भी रहा हो अमेरिका जैसा तो वो भी 10 बार सोच ले? हालांकि अमेरिका ऐसा करेगा नहीं, वो जानता है किम जोंग उन किस तरीके के। नहीं देखिए, जैसे मैंने पहले भी नकवी जी कहा था कि इसको एक आप स्ट्रेटेजिकली प्रेशर टैक्टिक्स की तरह देखिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को यूज करना पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता है आज की कंडीशन में, आज की परिस्थितियों में। बाद में भले कोई कुछ भी कहता रहे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है कि इससे देखिए क्या होता है कि अमेरिका पर केवल प्रेशर इसलिए नहीं कि अमेरिका में एक फियर क्रिएट हो, बल्कि अमेरिका का ये भी प्रेशर अमेरिका के दिमाग में जाए कि अगर इस प्रकार की बात नॉर्थ कोरिया कह रहा है तो जापान और साउथ कोरिया में पैनिक फैलता है, उसके लिए भी अमेरिका को अपने फंड्स हो या अपनी फोर्सेस हो, उनको डिप्लॉयड जापान में और साउथ कोरिया में करना पड़े। इससे क्या होगा कि ईरान पे जो प्रेशर लेके चल रहा है अमेरिका, उस प्रेशर को कहीं ना कहीं अमेरिका को थोड़ा रिलीज करना होगा। तो देखिए, जब हम देखते हैं जब इंटरनेशनल सिनेरियो को, तो केवल एक एस्पेक्ट से नहीं, हम इसको कई एस्पेक्ट से देखेंगे। तो यहाँ पर जो ईरान के ऊपर अमेरिका ने इस समय जो प्रेशर क्रिएट कर रखा है, हो सकता है कि चीन ने ये स्ट्रेटजी लगाई हो कि हम अमेरिका पर नॉर्थ कोरिया के थ्रू एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ताकि जापान और साउथ कोरिया जो है, ताइवान जो है, वो इशारा करें किसको, अमेरिका को, भाई हमारा क्या होगा, हमारे बारे में सोचें अगर नॉर्थ कोरिया ऐसा कह रहा है। तो नहीं, ये अपने सेना को कहीं ऑटोमेटिक न्यूक्लियर अथॉरिटी तो नहीं दे रहे हैं निपुण जी? नहीं देखिए, आप अगर हम नॉर्थ कोरिया को एक न्यूक्लियर अथॉरिटी की हम बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि अगर कल को अमेरिका जो है मीनाक्षी जी अगर यूज करता है, सॉरी नॉर्थ कोरिया अगर यूज करता है, तो ये बात तो नॉर्थ कोरिया में लेकर चल रहा होगा कि मेरे ऊपर भी अटैक होगा। आज मैं अमेरिका पर एक मिसाइल मार दूंगा या उसके जो पास में जो गुआम आइलैंड है उस पर अटैक कर देगा, तो उसके बाद अमेरिका क्या स्टेप लेगा, ये तो नॉर्थ कोरिया को भी पता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया को केवल चीन जो क्या करता है, फ्रंट पर लाता है, ताकि चीन ये भी दिखा सके कि हम जो है, हम तो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स का समर्थन कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि न्यूक्लियर का किसी प्रकार से एक आपका एक्सपेंशन हो, नए तरह के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, या एक वॉरहेड्स की एक रेस शुरू हो। तो चीन अपनी इमेज को देखते हुए मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया को फ्रंट पे लाके खेलने का प्रयास करता है। और नॉर्थ कोरिया वाकई मानकर चलिए कि नॉर्थ कोरिया अपने दम पर कुछ भी नहीं है। चीन का सपोर्ट आप हटा दीजिए, नॉर्थ कोरिया 2 दिन भी चलने वाला नहीं है। ये नॉर्थ कोरिया की स्थिति है। ऐसा तो नहीं है ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी की ये डर अब उत्तर कोरिया के अंदर भी समा गया है कि रिजीम चेंज वाली पॉलिसी कहीं अमेरिका उनके ऊपर भी थोपना ना शुरू कर दे, इसलिए हम कुछ ऐसे नियम बना दें जिसकी वजह से अमेरिका मुड़ करके भी ना देखे। लेकिन अमेरिका के पास आखिरकार रीजन क्या है? ठीक है, ईरान के अंदर तो उनके पास रीजन था, तेल था, हॉर्मुज था, तमाम चीजें थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या कोई ऐसी चीज? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखें, ये जो प्रोविजन है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ये एक ऐसे डिक्टेटर के लिए है जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सुसाइडल होते हैं। नॉर्थ कोरिया की आम जनता इतनी हेविली मिलिटरलाइज्ड है कि दे आर लेसर ह्यूमंस, दे आर मोर ऑफ रोबोस, दे जस्ट नो हाउ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। उनका जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, वो कम है। आई मे बी साउंडिंग वेरी स्ट्रांग इन माई वर्ड्स, बट ये रियलिटी है। तो ऐसे एलिमेंट के पास एक न्यूक्लियर होना वेपन अपने आप में खतरा है, और उसके बाद एक ऐसा प्रोविजन, और उस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देना, तो एक के बाद एक लेयर के लिए ये ग्लोबल थ्रेट है। जबकि बाकी न्यूक्लियर पावर्स, जहां एक थिंक टैंक होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। अब इन्होंने कैसे ये डिसाइड कर लेंगे कि किम को किसने मारा? इसके किसी जनरल ने या एक सेना की टुकड़ी ने अगर रेबल कर दिया। CIA कई सालों से इनको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है,
थ्रू कोएर्सिव मेजर्स, बिकॉज इनके लुक्स अलग हैं और वेस्टर्न फोर्सेस को इनको डायरेक्ट फिजिकल पेनिट्रेशन में दिक्कत होती है, तो उनके यहाँ कोएर्सिव मेजर्स यूज करने की कोशिश हो रही है थ्रू साउथ कोरिया। ये सारी चीजें अंडर द कारपेट होती हैं। कैसे डिसाइड करेगा कि किम को किसने एलिमिनेट किया? इनके न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसको किसने पेनिट्रेट किया, किसने मारा? किस कंट्री पे हमला करेंगे? ईरान पे, चाइना पे, अमेरिका पे? हाउ विल यू इंस्टेंटली डिसाइड जब आपका लीडरशिप अचानक मर गया? तो ये ऑर्डर है बहुत ही फ्लॉड है और एक बहुत ही रेडिकलाइज थॉट का हिस्सा है। और ये भी नहीं बता रहे हो कि टैक्टिकल यूज करोगे कि स्ट्रेटेजिक यूज करोगे। अगर टैक्टिकल कोई वॉरफील्ड होता, छोटे मोटे वेपन यूज कर लेते कि कोई सेना की टुकड़ी बाहर से आ गई, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया ने अचानक अटैक कर दिया, जापान ने कोई अटैक माउंट कर दिया, तो उनके ऊपर टैक्टिकल वेपन यूज कर लिए। नहीं, तुम तो कह रहे हो कि स्ट्रेटेजिक भी उसमें खुला रखा है, ओपन फोरम है कि स्ट्रेटेजिक मतलब 11-12 हजार किलोमीटर दूर जाके अमेरिका में किसी शहर में हम ब्लास्ट कर देंगे। किसको? क्या टारगेट है आपका? तो इसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि इंटरनेशनल फोरम और खास करके अमेरिका को इसका संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये रोग है, ये डिक्टेटर है, इनके पास थिंकिंग प्रोसेसेस कम होती हैं, मोर ऑफ वॉरियर्स, रोबोटिक वॉरियर्स होते हैं ये, और इनके पास इस तरह के हथियारों का कमांड एंड कंट्रोल यूनिफाइड, एक आदमी के पास सब कुछ, और ऊपर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि हमारे कमांड एंड कंट्रोल को अगर किसी ने थ्रेट किया, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर, तो ऑटोमेटिक रिएक्शनरी रिटेलिएटरी अटैक, न्यूक्लियर अटैक माउंट किया जाएगा। किस पे, कैसे, कब, कौन डिसाइड करेगा कि आपको किसने एलिमिनेट किया? ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये तो सब कुछ बहाने बना करके मेजर मोहम्मद अली शाह जो कह रहे हैं ग्रुप कैप्टन, तो सीधे सीधे किसी भी देश को निशाना फिर तो बनाया जा सकता है ना उत्तर कोरिया की तरफ से। वो दक्षिण कोरिया को निशाना बना सकते हैं, वो जापान को निशाना बना सकते हैं, वो चाइना को भी आग दिखा सकते हैं इस दौरान। क्या आपने ऐसा किया है? नहीं, बिल्कुल ये कहना आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल साहिब साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये किसी को भी निशाना बना सकते हैं और इनको कोई ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं देंगे। हमने कर दिया हमारी मर्जी। तो अल्टीमेट इन्होंने कम से कम ये अनाउंस किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी, आर्टिकल 3 में लाए, तब्दीली लाए, लेकर आए। तो इनने ये अपनी मनमानी चला सकते हैं। ये किसी भी मुल्क पे, किसी भी देश पे, कभी भी, जैसे भी न्यूक्लियर टेस्टिंग इन्होंने अगर सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में करी, अरे इनकी मर्जी है, दादागिरी है, ये कहीं पे भी अपना रुख मोड़ के वहां पे टेस्टिंग कर देंगे। किसी अगर देश में निशाना बनाना है तो वो अल्टीमेटली ये बहुत ही डेंजरस मूव है, मैं ऐसा देखता हूँ, एज अ वेरी वेरी डेंजरस मूव। तो इससे शांति तो आएगी नहीं। किम जॉन्ग उन ऐसे तानाशाह हैं बेसिकली जो सुसाइडल, और फिर सबसे अहम बात पे बड़ी बात है कि डर सता रहा है। डेफिनेटली इट्स 100%, यानी कि इतना डर गए हैं, इतना खौफनाक इनको लग रहा है कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। पता नहीं रात को नींद आ पाती होगी कि नहीं आ पाती होगी, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। लेकिन डेफिनेटली ये बात तय है कि इसमें, टू कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि ये खौफ दर्शाता है। जी डॉक्टर अजताब जी, अभी तक ये जो डर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर फैलाया जा रहा था कि किस तरीके से वहां पर रहना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है किम जोंग उन का, लेकिन ये डर पूरी दुनिया में अगर फैलाया जा रहा है तो लगाम लगाया कैसे जाएगा आखिरकार उत्तर कोरिया पर? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी तक वहां पे किम की पॉलिसी जो आइसोलेशन की है और पूरी तरह से कंट्रोल की है, वो तो हावी है, लेकिन किम ने ये दिखाया भी है। जैसे मैंने कहा 2018 में, 2019 में वो अमेरिका से उनकी बातचीत हुई है, समिट लेवल टॉक भी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो अलग थलग भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, स्पेशली चाइना पे डिपेंडेंट बहुत नहीं रह सकते। और ये दो अभी जो डेवलपमेंट इसी साल हुए हैं वेनेजुएला और ईरान में, उससे ये क्लियर है कि किसी भी देश पे अगर खुद पे आ जाती है तो वो दूसरे के लिए नहीं काम करता, पहले खुद को बचाएगा। रूस की हालत आज जो है, और रूस सामने एग्जाम्पल है, चाइना भी किसी भी इज प्रोन टू, ऐसा भी नहीं है कि चाइना बहुत माइटी है और वो टूट नहीं सकता। इस बात की संभावना अब दिख रही है दुनिया में कि चाइना भी अलग थलग और टूट सकता है। चाइना ने जब तक कंट्रोल कर रखा है तब तक ठीक है। अगर ऐसा होता है तो कल को जिस तरह से ताइवान, वियतनाम वगैरह वगैरह कंट्रीज ने चाइना के अगेंस्ट में आज अपना होल्ड बना रखा है इतने दिनों से, इतने सालों से, तो ये कहना कि चाइना अगर कल को कुछ होता है नॉर्थ कोरिया पे तो चाइना बचाव में आएगा, ऐसा नहीं है।
तो ये मुझे लगता है खास करके किम के केस में कि ये डेटरेंस ज्यादा है, एक ये बार्गेनिंग चिप है, इसके तहत वो बार्गेन करेंगे। यूएस से पहले भी मीटिंग हो चुकी है, वो कोशिश करेंगे इसका यूज करके ज्यादा से ज्यादा और एक एक्सट्रैक्ट करें और एट पार विद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को लाएं और एक इंडिपेंडेंट इसकी छवि बने। इस तरह की कोशिशें होंगी क्योंकि डेवलपमेंट बहुत दिन तक उससे अछूता आइसोलेशन में आप नहीं रख सकते। जनता को बहुत दिनों तक बहुत इस तरह से अलग थलग आप नहीं रख सकते। जब तक चल रही है ठीक है, एक समय ऐसा आएगा दुनिया बदलेगी। वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभी दिस ऑर्डर फैला हुआ है, लेकिन एक वक्त वो आएगा जब दुनिया में फिर से नई ऑर्डर होगी, नई विश्व व्यवस्था बनेगी और उसमें अपने आप को नॉर्थ कोरिया खुद ही जोड़ने की कोशिश करेगा। डेटरेंस को एक बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज करके अपने को एस्टैब्लिश करने की उसकी कोशिश होगी। ठीक है, अभी लगता है कि जो ये फैसला लिया गया है, ऐसे और भी ज्यादा फैसले पहले भी लेते गए हैं किसी नेता की तरफ से। क्या संविधान में इस तरीके का कोई परिवर्तन पहले निपुण आलम बयान जी किसी नेताओं की तरफ से किया गया है दुनिया भर में? नहीं, कई देश जो एरोटोक्रेसी वाले देश होते हैं उस प्रकार के डिसीजन लेते रहे हैं। आप इराक का उदाहरण ले सकती हैं, हालांकि उनके पास एटॉमिक वेपन नहीं था, लेकिन वो भी इस प्रकार के डिसीजन कई बार उन्होंने लिए। सद्दाम हुसैन के दौर में हम बात करें, गद्दाफी का डिसीजन आपको याद करें, तो कई कंट्रीज के ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं। और हाल फिलहाल में भी कई देशों के आप इस प्रकार के एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया तो इसमें है ही, और 3 देशों का जो बार बार नाम आता है इसमें ईरान का भी नाम आता है कि वो भी इस प्रकार के निर्णय लेता रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही कहते हैं ना कि ज़्यादा ही अग्रेसिव स्टैंड वाला डिसीजन है। ये अग्रेसिव स्टैंड वाली बात है कि हम फर्स्ट यूज कर लेंगे। न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री का फर्स्ट यूज कहना ये एक डराने वाली सिचुएशन लगती है, क्योंकि जितने और देश हैं वो अग्रेसिव स्टैंड लेते हैं, अग्रेसिव बातें बोलते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री नहीं होते। लेकिन न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री अगर ये कहता है तो वाकई में निश्चित रूप से, और वो भी मैं अगर इसको बहुत सिंपल भाषा में कहूँ कि जो नॉर्थ कोरिया के रूलर हैं इनको हम थोड़ा सा कह सकते हैं सिर फिरा, नॉर्मल भाषा में, कि वो कर भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग अपनी स्थिति को देखकर कई बार देखिए न्यूक्लियर वेपन बनाने को लेकर कि हम चाहे घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, तो ईटिंग घास बट मेक द न्यूक्लियर वेपन। जब इस प्रकार के कंट्री जो होते हैं जो एकदम उस मानसिकता के एरोटोक्रेसी के चरम पर होते हैं, महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, वो सब हम देख लेंगे, लेकिन हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।